बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने अपनी किताब उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं जो मुनीर नियाज़ी पे मैंने लिखी यादों के हवाले से, तो उसी का कुछ मैं और हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये है आखिरी दिन। 25 दिसंबर को सुबह मुनीर नियाज़ी अपनी रूटीन में उठे, नाश्ता किया, कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। मुनीर नियाज़ी की आदत थी कि रोज़ाना शेव बनाते थे। उस दिन भी सामान वगैरह मंगवाया, मगर हिम्मत ना हुई और बेड पर जाके लेट गए। हल्का हल्का बुखार उनको हो रहा था। उनकी एक भांजी अपने बेटे के साथ आई हुई थी। मेरी सुबह फ़ोन पे बात हुई थी और शाम बेटे के साथ मुलाकात भी हुई थी। एक मुशायरे पे जाना था मगर ना जा सके। रात बैठे टीवी देखते रहे। टीवी मुनीर नियाज़ी के कमरे में नहीं था बल्कि साथ वाले कमरे में था। रात को कहने लगे, नाहिद मुझे कुछ मौसमियाँ काट कर दो। नाहिद आपा ने मौसमियाँ छील कर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और मुनीर नियाज़ी को दिए। वो उन्होंने खा लिए। फिर कहने लगे, एक और छील दो। वो भी खा ली। रात 2 बजे के करीब कहने लगे, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। नाहिद आपा ने कोफ्ते और ब्रेड दी। 2 कोफ्ते और 3 स्लाइस खाए और अपने कमरे में चले गए। नाहिद आपा लिहाफ उड़ाने के लिए आए तो कहने लगे, तुम भी यहीं लेट जाओ। नाहिद आपा अपना कंबल ले आई। लिहाफ इसलिए नहीं ओढ़ रही थी कि कहीं लिहाफ में से ठंड मुनीर नियाज़ी साहब को ना जाए। मुनीर नियाज़ी के हाथ ठंडे हो रहे थे। नाहिद आपा ने हाथ अपने हाथों से हाथों में लेके अपने गर्म हाथों में लिए और सहलाना शुरू कर दिया। मुनीर नियाज़ी ने नाहिद आपा के गाल थपथपाए और बोले, तुम कितना मेरा ख्याल रखती हो। जब लाइट ऑफ हुई तो थोड़ी देर बाद अंधेरे में मुनीर नियाज़ी उठकर बैठ गए और जूता पहनना शुरू कर दिया। नाहिद आपा ने घबरा के पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, मेरी माँ आई है, उसकी बस सड़क पे ख़राब हो गई है, उसका पैगाम आया है, मुझे बुला रही है। नाहिद आपा ने कहा, आपने कोई ख्वाब देखा है? लाइट जलाई तो मुनीर नियाज़ी को यकीन आया कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुनीर नियाज़ी बोले, मैं आजकल अच्छे ख्वाब नहीं देख रहा। नाहिद आपा बोली, वहम ना करें, आमतौर पर ख्वाब की उलट ताबीर होती है। उनको हारून रशीद की बीवी जुबैदा के ख्वाब का एक वाक़या सुनाया कि एक बार उसने अपना बुरा ख्वाब देखा और घबरा गई। अपनी बांदी को किसी आलम के पास ताबीर के लिए भेजा। मौलाना ने कहा, बहुत अच्छा ख्वाब है। जुबैदा को यकीन ना आया। दोबारा भेजा। मौलाना ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार वो खुद मौलाना के पास गई तो मौलाना साहब ने कहा, आपके नाम से एक नहर जारी होगी और तक क़यामत रहेगी। ये वाक़या सुनकर मुनीर नियाज़ी बोले, नाहिद तुम कितनी अच्छी हो, मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। फिर कहने लगे, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, तुम खराटे लेती हो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। नाहिद आपा दूसरे कमरे में चली गई। 26 दिसंबर को सुबह और मुनीर नियाज़ी उठे। कहने लगे, मैंने शेव करनी है, मैं कल नहीं कर सका। बेड पे से उठकर कुर्सी पे बैठ गए। शेव बनाई। उसके बाद नाहिद आपा ने टब में उनके पाँव रखकर अच्छी तरह धोए। मुनीर नियाज़ी ने कोफ्ते और अंडे के साथ नाश्ता किया और कहने लगे, मैं थक गया हूँ, लेटना चाह रहा हूँ। मगर एक अजीब बात की कि बोले, मेरे बेड को कमरे के दरमियान में कर दो। वजह नहीं बताई। बेड कर कमरे के दरमियान में करवा के लेट गए। उठ के बाथरूम गए। नाहिद आपा साथ गई। डब्ल्यूसी पे बिठा के बाहर आई और उन्हें कहा, आप उठकर बाहर अकेले ना आना, मैं किचन में जा रही हूँ। जब वापस आई तो उधर ही इंतज़ार में बैठे थे। हालांकि पहले कभी अगर वो कहती थी तो उठ जाया करते थे। नाहिद आपा को देख के बोले, तुम बहुत अच्छी हो। मुनीर नियाज़ी बहुत नकाहत महसूस कर रहे थे। उनके घर के सामने एक डॉक्टर नजीब रहते हैं। कहने लगे, उसको बुलवा दो। उसने आके ब्लड प्रेशर चेक किया। 160 था ब्लड प्रेशर। नाहिद आपा ने फ़ौरन चाय बनाई और 2 अंडे उबाले, मुनीर नियाज़ी को दिए। थोड़ी सी मुनीर नियाज़ी की तबीयत संभल गई। सांस में तकलीफ महसूस कर रहे थे। भांजी ने शेख जाहिद के किसी डॉक्टर को फ़ोन किया। वो आए, चेक किया और कहा कि इनको जिना हॉस्पिटल ले जाएं और मुकम्मल चेकअप करवाएं। मुनीर नियाज़ी ने अपने पर्स से निकाल कर 1000 रुपया डॉक्टर को दिया। मुनीर नियाज़ी की आदत थी कि कहीं तकरीब में जाते थे, जो पैसे मिलते थे वो आके नाहिद आपा को सब दे दिए। थोड़े से पर्स में रख लिए, मगर वो भी थोड़े दिन के अंदर अंदर बहाने से नाहिद आपा को दे देते। मसलन, क्या तुमने खाना अच्छा बनाया, ये इनाम ले लो। 26 दिसंबर को सैयद मोहम्मद जाफरी की याद में अलहमरा नंबर 3 में एक तकरीब होना थी। मुझे भी दावतनामा मिला था। मुनीर नियाज़ी मुझे कहते थे, मेरे साथ ही चलना, मगर जब तकरीब का वक्त हुआ तो मुंतज़मीन ने अपनी गाड़ी मुनीर नियाज़ी को लेने भेजी। मुनीर नियाज़ी ने पैगाम भिजवाया कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत नहीं ठीक। ड्राइवर ने कहा, कागज़ पर लिख कर दे दे। मुनीर नियाज़ी को इतनी नकाहत हो रही थी कि पास बैठे डॉक्टर से कहने लगे कि एक कागज़ पर लिख दो, मैं नहीं आ सकता, और ड्राइवर को भेज दिया। मैंने मुनीर नियाज़ी की तबीयत का मालूम करने के लिए फ़ोन किया। इस बार भी नाहिद आपा ने फ़ोन उठाया और मुझे कहने लगी, दोबारा बुखार हो गया। फिर मेरी बात मुनीर नियाज़ी से करवाई। नियाज़ी साहब ने सिर्फ इतना बोला, आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं।
मैंने कहा थोड़ी देर में आती हूँ और फ़ोन बंद कर दिया। घर गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा जब गाड़ी आएगी चली जाऊँगी। शाम 4 बजे के करीब मुझे एक फ़ोन आया। एक महाना जरीदे के सिलसिले में कनाडा से आए हुए ज़ुबैर चौधरी, हसीब साहब और खालिद मिन्हास की आपके साथ मीटिंग है। आप अकबर चौक गोरबे बेकरी वालों के रेस्टोरेंट में 6 बजे पहुंच जाए, क्योंकि ज़ुबैर चौधरी ने कल वापस कनाडा चले जाना है। मैंने हामी भर ली। 5 बजे के करीब नाहिद आपा का फ़ोन आया कि इमराना न्याजी साहब की सांस में थोड़ा मसला हो रहा है। मैंने पूछा आपके पास ड्राइवर है? तो बोली हाँ इस वक्त तो आया हुआ है। मैंने उनसे कहा आप यूँ करें, आप न्याजी साहब को लेकर जिना अस्पताल पहुँच जाए, मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ। कहने लगी ठीक है। मैंने डॉक्टर नासिर महमूद को फ़ोन किया, मेडिसिन के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो उनको बताया और कहने लगे बिल्कुल ठीक है, आप उनको लेके जिना अस्पताल पहुँचे और ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर से मेरी बात करवा दें, मैं उनको समझा दूंगा। जो ही मैं क्लिनिक से फारिग होता हूँ मैं भी चक्कर लगा लूँगा। मैंने दिल में सोचा कि मुनीर न्याजी साहब को सिगरेट नोशी की वजह से सांस में कभी कभी मसला हो जाता है। मुझे याद आया एक दिन मैं और मेरी बेटियाँ फातिमा अहमद मुनीर न्याजी को मिलने गए। मुनीर न्याजी कहने लगे मुझे कहीं बाहर ले चलो। मैं ले आई। रास्ते में मैंने पूछा कहाँ चले? न्याजी साहब बोले किसी पुरसुकून जगह ले चलो। मैंने हंस कर कहा न्याजी साहब उस किस्म की जगह तो मेरे पास नहीं है, मॉडल टाउन पार्क अगर आप कहते हैं तो चलते हैं। कहने लगे ठीक है, हाँ वहाँ ले चलो। हम डीपीएस स्कूल के साथ वाले गेट की जानब गाड़ी खड़ी करके पार्क के अंदर चले गए। कैंटीन और गेट के दरमियान थे कि न्याजी साहब की सांस में मसला होना शुरू हो गया। मैं बहुत घबराई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वापस जाएं या आगे जाएं। बैठने के लिए नज़दीक कोई बेंच नहीं था, सबसे नज़दीक कैंटीन ही थी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते हम इन्हें कैंटीन ले गए। थोड़ी देर बाद इनकी तबीयत संभल गई। मैंने पूछा न्याजी साहब चाय मंगवाऊं या बोतल? तो कहने लगे बोतल भी मंगवा लो और आइसक्रीम भी, मगर पानी की बोतल ज़रूर मंगवाना। मैंने अपने लिए बोतल और फातिमा और न्याजी साहब के लिए बोतल और आइसक्रीम मंगवाई, मगर मुनीर न्याजी साहब सिर्फ आइसक्रीम खाई और साथ घूंट घूंट पानी पिया। फातिमा ने अपने मोबाइल में उनकी फ़िल्म बनाई, बाद में वो मोबाइल ही गुम हो गया। कहने लगे कि अदबियात अकेडमी से काजी जावेद का फ़ोन आया कि मॉडल टाउन के रिहायशी आपके साथ मॉडल टाउन पार्क में शाम मनाना चाहते हैं। मैंने पूछा है कि कितने पैसे दोगे? तो कह रहा है कुछ ज़रूर कर देंगे, तुम भी मेरे साथ चलना। मैंने बताया कि मुझे उस दिन किसी और तकरीब में ज़रूरी जाना है, इसलिए कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती। मगर उसके बाद जब मुझे मिले तो बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी तकरीब रही। खुद काफ़ी अर्सा पहले मॉडल टाउन में रहते रहे हैं, इसलिए अपने पुराने मोहल्लेदारों मदाहीन को मिलकर बहुत खुश हुए, मगर पैसों का फिर गिला किया। कुछ दिन के बाद काजी जावेद ने उनकी बीवी को 25,000 का चेक ला के दे दिया। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी नाहिद आपा मुनीर न्याजी को लेकर नहीं आई थी। इधर से मंशा काजी का फ़ोन आ गया कि आप आ जाएं। मैंने इन्हें बताया कि मुनीर न्याजी की तबीयत ख़राब है, कि मैं जिना अस्पताल जा रही, वो वापस घर चले जाएंगे तो मैं फिर आ जाऊंगी। इसके बाद मैंने नाहिद आपा को फ़ोन किया कि अब तक क्यों नहीं पहुंची, तो वो कहने लगी मैंने सोचा कि न्याजी साहब को कुछ खिला दूं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यखनी और डबल रोटी खा रहे। मुझे याद आया कि जब भी मुनीर न्याजी के घर जाना, अगर वो खाना खा रहे होते तो डबल रोटी के साथ सालन खाते। एक बार मैंने पूछा आप डबल रोटी क्यों खाते हैं? तो कहने लगे मेरे एक दोस्त ने कहा था सारी दुनिया में डबल रोटी खाई जाती है सिवाय बर्रे सगीर के, उस दिन से मैं डबल रोटी खा रहा हूँ। मैंने कहा उनको तो बचपन से आदत होती है, आपने तो शुरू से चूँकि चपाती खाई है इसलिए आपको इसकी आदत है, इसीलिए बेदिली से खा रहे हैं और ठीक होते ही खा रहे होते हैं और ठीक तौर पर खाते भी नहीं हैं। तो कहने लगे तुम ठीक कह रही हो, मेरा जी नहीं चाहता, मजबूरन खाता हूँ। पास से नाहिद आपा बोली मैंने तो कई बार कहा चपाती खाया करें, बोले आइंदा से मुझे चपाती दिया करो। उस दिन के बाद से चपाती खानी शुरू कर दी, चूँकि शौक से खाना खाते थे और पेट भर के खाते थे। सेहत पहले से बेहतर होगी और चपाती के साथ फरमाइश करके सालन बनवाया करते थे। मैंने तकरीबन आध घंटा इंतज़ार किया। इसी दौरान मुझे फ़ोन आते रहे इंटरव्यू के लिए, तो मैं उनको कहती रही कि मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो इत्तफाकन उनके मोबाइल पे डायल कर दिया। नाहिद आपा ने फ़ोन सुना और कहने लगी हम चल पड़े और बस पहुंचने वाले हैं। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली। अभी गाड़ी रिवर्स करके बाहर निकाल रही थी तो देखा मुनीर न्याजी आगे ड्राइवर के साथ बैठे और पीछे नाहिद आपा और मुनीर न्याजी की भांजी और उसका बेटा बैठे थे, जिसने हाथ के इशारे से कहा मेरे पीछे पीछे आ जाए। हम जिना अस्पताल पहुंचे। मैंने गाड़ी पार्क की मुनीर न्याजी की गाड़ी इमरजेंसी के नज़दीक खड़ी की। एक अटेंडेंट को इशारा किया, वो फ़ौरन भागकर व्हील चेयर ले आया। जब मुनीर न्याजी को बाहर व्हील चेयर पर बिठा रहे थे, मैंने नाहिद आपा से कहा कि आप लेकर आ जाएं और ख़ुद भागकर काउंटर पर जाके पर्ची बनवाई और रजिस्टर पर एंटर करवाया। नाहिद आपा को कहा आप सीधे मेडिकल इमरजेंसी की तरफ आएँ
اور کچھ سیکنڈز کے اندر ان کے پیچھے پہنچ گئی، جاتے ہی ان کو بیڈ پر لٹا دیا، ڈاکٹرز کو بلایا اور ڈاکٹر ناصر محمود سے ان کی بات کروا دی۔ ناظرین، اس سے اگلا حصہ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی۔